हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। और आज का जो टॉपिक है कि जैसे हमारे दूसरे जो वीडियोस हैं उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के क्वेरीज थे अबाउट ट्यूबरक्लोसिस एंड फर्टिलिटी। तो आज का जो टॉपिक है वह है ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक ट्यूबरक्लोसिस एंड फर्टिलिटी। सो आइए अब बात करते हैं कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, भारत देश में कितना कॉमन है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। सो पहले मैं बताती हूँ कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जब ट्यूबरक्लोसिस मेल एंड फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों को ट्यूबरक्लोसिस अफेक्ट कर सकता है। और ट्यूबरक्लोसिस जब भी जेनाइटल ऑर्गन्स को या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है तभी उसे जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। यानी कि गर्भाशय का जो थैली है यानी कि बच्चादानी है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है, ये कोई भी ऑर्गन को वो अफेक्ट कर सकता है। दूसरा है कि उसका इंसिडेंस, जैसे आपको पता ही होगा कि भारत देश में ट्यूबरक्लोसिस जो इन्फेक्शन है यह एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो जैसे कोई खांसी करता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस जो है वो लंग्स में भी हो सकता है, बोन्स का टीबी हो सकता है यानी कि हड्डियों का टीबी हो सकता है, स्किन का हो सकता है, और वैसे ही जेनाइटल ट्रैक ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब मैं बात कर रही थी कि इंसिडेंट्स, जैसे मैं आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ तो रूटीन जो हम पेशेंट्स देखते हैं कि जिसमें आईवीएफ इंडिकेटेड होता है कि जिनके फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक है तो ऐसे सारे जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको ट्यूबरक्लोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। सो अप्रोक्सीमेटली 25% जो पेशेंट्स रहते हैं आईवीएफ के लिए उसमें से ट्यूबरक्लोसिस की तकलीफ वाले पेशेंट होते हैं। और आउट ऑफ देम 50 to 60%, 50 से 60% ट्यूबरक्लोसिस फैलोपियन ट्यूब्स को अफेक्ट करता है और बाद में ओवरीज एंड एंडोमेट्रियम यानी कि यूट्रस को भी अफेक्ट कर सकता है। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होता है, मोस्ट कॉमन इट इज़ बिकॉज ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और दूसरे भी बैक्टीरिया है जैसे माइकोबैक्टीरियम बोविस वगैरह भी बैक्टीरिया से हो सकता है। और जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस जो है बेसिकली आइदर वो प्राइमरी साइट हो सकता है या तो सेकेंडरी हो सकता है। जैसे कि प्राइमरी यानी कि वो जो पेशेंट रहते हैं उनको कभी ना कभी ऐसी हिस्ट्री होती है कि फेफड़ों का जो ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, वहाँ से वाया लिम्फ नोड वो जेनाइटल ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है। दूसरा है कि बोन्स में से भी प्राइमरी हो सकता है और फिर सेकेंडरी उनको जेनाइटल ट्रैक को अफेक्ट कर सकता है, स्किन में भी हो सकता है। और दूसरा जो रहता है कि प्राइमरी साइट, कभी कभी हम देखते हैं कि एब्डोमिनल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि इंटेस्टाइन और आंतर का जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो इंटेस्टाइन वगैरह के ऊपर अगर लीजन है तो वो डायरेक्टली जेनाइटल ट्रैक जो है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरीज है, उनको भी अफेक्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ऑर्गन्स को वो अफेक्ट करता है। और जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है, कि जैसे बात की मैंने कि ओवरीज को अफेक्ट कर सकता है, तो ओवरीज में से बेसिकली जो एग्स रहते हैं वो ओवरीज में डेवलप होते हैं। तो अगर ट्यूबरक्लोसिस के जो बैक्टीरिया है वो अगर ओवरीज को अफेक्ट करते हैं तो एग का जो क्वालिटी है वो हैम्पर हो सकता है। दूसरा है कि मोस्ट कॉमन 50% जैसे मैंने बताया कि वो फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट करता है, तो फैलोपियन ट्यूब में
पानी भर सकता है, जिसे हमें हाइड्रोसल्पिंग्स कहते हैं, या तो फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो सकता है, ऐसे सब प्रॉब्लम आ सकती है। एंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस का जो लाइनिंग है, उसको भी वो अफेक्ट कर सकता है। और काफ़ी पेशेंट, जैसे हम आगे सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, कि पेशेंट्स का जो रेगुलर पीरियड्स रहता है वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। यह मैं बता रही हूँ कि हाउ डज़ ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि अगर ट्यूबरक्लोसिस की तकलीफ़ है तो वो आपके फर्टिलिटी पे कैसे अफेक्ट करता है। जैसे मेरे आगे के जो वीडियोस हैं मैंने बताया है कि नॉर्मल जो नेचुरल कुदरती प्रेगनेंसी रुकता है वो कैसे रुकता है, क्योंकि पहले तो ओवरीज में जैसे एग डेवलप होता है, ऑन एन एवरेज 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, और फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन, यानी कि एग और स्पर्म मिलके जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वह फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, और उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वो एंडोमेट्रियम के अंदर आके वहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस का जो इन्फेक्शन होता है वह अफेक्ट करता है, एक तो जो स्त्री बीज है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, दूसरा है कि फर्टिलाइजेशन, बेसिकली फेलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो नहीं पाती है। हालांकि काफ़ी पेशेंट हम देखते हैं कि जिनमें ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है उनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होके वो जो एम्ब्रियो है वहाँ पे ही इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके पीछे रीज़न है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया करके, जैसे बाल होते हैं वैसे ही स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम सीलिया कहते हैं, और यह जो सीलिया होते हैं उसकी वजह से एम्ब्रियो का मूवमेंट आगे होता है और वह एंडोमेट्रियम तक पहुंचता है। लेकिन जिन पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का तकलीफ़ है और फेलोपियन ट्यूब्स डैमेज है, उनके जो सीलियरी मूवमेंट्स होती है वो स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से यह पेशेंट्स में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है और ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया की वजह से एंडोमेट्रियम डैमेज हो गया है तो इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि इम्प्लांटेशन हो भी जाता है तो ऐसे पेशेंट में मिसकैरेज का रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे को जो ब्लड सप्लाई मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वह हैम्पर हो जाता है। यह सब प्रॉब्लम्स ट्यूबरक्लोसिस के साथ फर्टिलिटी में आ सकती है। अब आपका सवाल होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि यदि किसी को ट्यूबरक्लोसिस की तकलीफ़ है या नहीं है। फ्रेंड्स, जो सिम्टम्स रहते हैं जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस के वो है कि लो ग्रेड फीवर, जैसे ही इवनिंग टाइम हो जाता है, 4-5 बजे का समय आ जाता है तो बॉडी थोड़ा वार्म लगता है, प्लस जो एनर्जी लेवल रहता है वो डाउन हो जाता है, सुस्ती लगती है, कोई काम करने में इतना रुचि नहीं लगता है, भूख नहीं लगती है। काफ़ी पेशेंट आते हैं, सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो जाता है। काफ़ी पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं बैक एक हो रहा है, वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, पेट आपको ऐसे फूक गया है ऐसा लग सकता है। यह सब प्रॉब्लम आपको बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक या तो जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकती है। और यदि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी पेशेंट को पेनफुल इंटरकोर्स होता है, यह भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर किसी को यह सब सिम्टम्स है तो जनरली उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और जब भी आप कंसल्टेशन करवाते हो तो आपका डायग्नोसिस कि जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस है ऐसा डायग्नोसिस कैसे कंफर्म किया जाता है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वह है हिस्ट्री टेकिंग, कि अगर आपको पहले बचपन में भी अगर ट्यूबरक्लोसिस का कोई हिस्ट्री है तो बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है, या तो कोई फैमिली मेम्बर्स है, आपके नेबर्स में भी अगर किसी को पल्मोनरी कॉक्स यानी कि अगर लंग्स का ट्यूबरक्लोसिस है तो वैसे भी यह फैल सकता है। दूसरा है कि अगर बॉडी में कोई लिम्फ नोड वगैरह है या तो कोई गांठ वगैरह ऐसा फील होता है, यह भी एक निशानी होती है ट्यूबरक्लोसिस की। दूसरा है कि फीवर यानी कि बुखार, लो ग्रेड फीवर रह सकता है। जैसे मैंने बताया कि वेट लॉस, अगर पेशेंट का वेट करते हैं कि भाई लास्ट 3 महीने में 8 से 9 किलो जितना वेट लॉस हो गया है या 10 किलो के ऊपर वेट लॉस हुआ है, इसे सिग्निफिकेंट वेट लॉस माना जाता है। दूसरा है कि पेशेंट का जब हम गाइनेक चेकअप लेते हैं तो वजाइनल डिस्चार्ज है या तो इरोजन, सर्विक्स जो रहता है, गर्भाशय का जो मुख है
वहाँ पे अगर अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं। सोनोग्राफी जब करते हैं तो उसमें भी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जो बोलते हैं हम लोग कि यूट्रस की साइज़ जो है बच्चादानी फूल जाती है। काफ़ी पेशेंट की कंप्लेन होती है कि जो पीरियड्स आते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आते हैं, प्लस इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। सो ये जो फाइंडिंग्स है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। यदि कोई पेशेंट फर्टिलिटी के लिए आ रहा है तो उनको जब भी हम HSG का जो टेस्ट रहता है, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी, यानी कि फैलोपियन ट्यूब खुला है कि बंद है, वो चेक करने के लिए टेस्ट एडवाइस की जाती है। तब अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो आइदर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक ऐसे रिपोर्ट आती है, या तो जो फैलोपियन ट्यूब्स है उसमें बीडेड अपीयरेंस हम बोलते हैं, या तो हाइड्रोसाल्पिंग्स यानी कि पानी भर गया है तो उसका अपीयरेंस वो हिसाब से आता है। मेन जो रहता है उसका जो डायग्नोसिस कंफर्म करना है, तो डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी करके जो जांच आती है उसमें हम कंफर्म कर सकते हैं। जैसे हिस्टेरोस्कोपी यानी कि दूरबीन द्वारा गर्भदानी का अंदर से जांच की जाती है। सो अगर वहाँ पे चीज़ी केजियस मटेरियल दिखता है तो वह डायरेक्टली कंफर्म करता है कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरा है कि फिल्मजी एडेशन डेवलप हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चादानी है उसके अंदर झाले बन जाते हैं। फिर जो फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं, जब भी लैप्रोस्कोपी करते हैं तो फैलोपियन ट्यूब्स के ऊपर ट्यूबरकल्स दिख सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर पानी भर गया है तो उसको हाइड्रोसाल्पिंग्स कहा जाता है। हम लोग जो फैलोपियन ट्यूब की जो टेस्ट करते हैं तो अगर दोनों बाजू की फैलोपियन ट्यूब खुली है तो जो डाई टेस्ट करते हैं उसमें फ्री स्पिलेज दिखता है। अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो फ्री स्पिलेज नहीं दिखता है। प्लस उसका जो डायग्नोसिस है ट्यूबरकुलोसिस का वह कंफर्म करने के लिए बायोप्सी ली जाती है, जिसे हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी फॉर टीबी PCR के लिए भेज सकते हैं। फिर जीन एक्सपर्ट करके टेस्ट होता है। So there are these are the confirmatory test for tuberculosis। प्लस जो बायोप्सी है उसको हम हिस्टोपैथ के लिए भी भेज सकते हैं ताकि उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है वह कंफर्म होता है। सो यह सब मोडालिटीज़ है कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं है वह हम कंफर्म कर सकते हैं। और साइमल्टेनियसली जो ट्रीटमेंट पार्ट है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब कंफर्म हो जाता है कि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट है इट इज़ अ मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मेडिसिन का कोर्स दिया जाता है जिसमें AKT4 एंड AKT3 करके मेडिसिन आती है। AKT4 जो मेडिसिन है उसका कोर्स 2 मंथ्स का होता है और AKT3 का कोर्स है वो 4 मंथ्स का होता है। सो टोटल जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो 6 महीने का रहता है। बिफोर स्टार्टिंग AKT4 पेशेंट के लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह की जाती है, सीरम क्रिएट किडनी के फंक्शन किए जाते हैं और उसके बाद ही उनके यह मेडिसिन का कोर्स स्टार्ट होता है। अगर किसी का कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव टाइप ट्यूबरकुलोसिस है तो इनका ट्रीटमेंट जो है वो 6 महीने के बजाय 9 मंथ्स या तो 12 मंथ्स तक भी चल सकता है। दूसरा है कि अगर पेशेंट को यह सब मेडिसिन का कोर्स लिया है उसके बाद भी अगर उनके फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल हो जाते हैं तो उनको नेचुरली कंसीव करने की एडवाइस दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी आपको AKT4 मेडिसिन चल रही है तभी आपको कंसीव नहीं करना है, क्योंकि AKT4 की जो मेडिसिन है वह टेराटोजेनिक होती है और बच्चे को खोड़खापड़ आने के चांसेस या तो डिफेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान आपको वह रखना है कि जब भी आपकी AKT4 मेडिसिन चल रही है तभी आपको कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज़ करना है। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स जो है यह टाइम में वह है कंडोम, तो आप उसका इस्तेमाल करें और प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी भी ना रुके उसका ध्यान रखें। बाद में आपका जब भी AKT3 का ट्रीटमेंट शुरू होता है तभी वह टाइम में आप कंसीव कर सकते हो, क्योंकि यह मेडिसिन टेराटोजेनिक नहीं होती है। लेकिन अगर आपके फैलोपियन ट्यूब्स नॉर्मल है तो आप नेचुरल कंसीव कर सकते हो। अगर हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको IUI का ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाता है। और आफ्टर मेडिसिन का कोर्स लेने के बाद भी अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक है तो यह पेशेंट के लिए IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो ऑप्शन है वह बेस्ट ऑप्शन रहता है।
और टेस्ट ट्यूब बेबी सारवार से उनको प्रेगनेंसी में सक्सेस रेट मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की तकलीफ़ है तो आपको डरना नहीं है। ट्यूबरकुलोसिस 100% क्योरेबल है, चाहे वो लंग्स का ट्यूबरकुलोसिस हो, पेट का आंतर का ट्यूबरकुलोसिस हो या जेनाइटल ट्रैक्ट का ट्यूबरकुलोसिस हो, और आपको जो फर्टिलिटी का जो इश्यू है वह भी सॉल्व हो सकता है। सो आप घबराए नहीं, और यह जो वीडियो है आपको पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स को वगैरह शेयर कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड और कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। और अगर आपको लग रहा है कि हम ऐसे ही कोई वीडियोस लेके आए, जैसे अभी यह एक मैसेज था कि मैडम जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर आप वीडियो बनाएं और हमें उसके बारे में डिटेल में जानकारी दीजिए, तो अगर आपके माइंड में ऐसा कोई टॉपिक है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखें। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि वह टॉपिक पे हम चर्चा करें। थैंक यू फ्रेंड्स।